हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा फ्लेमिंगो का जो सीरीज़ चल रही थी उसमें जो हमारा फर्स्ट लेसन था, द लास्ट लेसन, उसका हमने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन प्लस वर्ड मीनिंग प्लस छोटी सी समरी लास्ट वीडियो में कर ली थी। उसके लिए आप चेकआउट कर सकते हैं हमारा लास्ट वीडियो। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि क्या वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में हमें पूछे जा सकते हैं या एग्ज़ाम में हमें याद होने चाहिए, तो उससे हम ईज़िली मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अपनी बुक में आपने देखा होगा कि थोड़ी थोड़ी देर पर थोड़ी थोड़ी जगह पर एक छोटा सा बॉक्स है जिससे इसके ऊपर हेडिंग है थिंक एज यू रीड। ठीक है, तो उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत टफ़ या एज सच तो बहुत टफ़ नहीं होते हैं वो, लेकिन थोड़े से इम्पोर्टेंट होते हैं, आपको बहुत इजी होते हैं, कोई बहुत उसमें डिफ़िकल्ट नहीं है। तो पहले हम उन जैसे जो हमारा फर्स्ट लेसन था द लास्ट लेसन, उसमें इस तरह के 5 क्वेश्चंस थे थिंक एज यू रीड वाले। तो वो पांचों क्वेश्चन पहले हम देखेंगे। इसके बाद अगर हम टेक्स्ट के बाद चलते हैं तो हमारे पास 2 सेक्शन आते हैं। एक होता है अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट और दूसरा होता है टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट। इस सेक्शन में, इस वीडियो में हमने उसको कवर नहीं किया है। यदि आपको उसकी ज़रूरत होगी तो डेफिनेटली मुझे कमेंट में बताइएगा, हम आपके लिए वो भी प्रिपेयर कर देंगे, क्योंकि एज सच वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। प्लस हमारा जो दूसरा पर्सपेक्टिव है, हम आपको पूरे चैप्टर के बहुत आसानी से छोटे छोटे क्वेश्चन करके पूरा चैप्टर लगभग याद करा देंगे। तो फिर आप चाहे वहाँ के क्वेश्चंस करिए, चाहे कोई सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस करिए, वो मैक्सिमम आपसे हो जाने हैं। ठीक है, तो पहले हम थिंक एज यू रीड के सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं जल्दी से। उसके बाद हम चलेंगे अपनी शॉर्ट क्वेश्चन सीरीज़ में जो हमने अपने से बनाई है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले थिंक एज यू रीड, ओके, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है, वॉट वॉज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे। फ्रांस उस दिन स्कूल के लिए क्या चीज़ प्रिपेयर करने के लिए था, उसको क्या चीज़ को एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि उसको उस दिन स्कूल के लिए प्रिपेयर करके जाना है, प्रिपेयर करना है स्कूल के लिए। तो आप जानते हैं, जिसने भी कहानी पढ़ी है, जिसने भी लास्ट वीडियो देखा है या कहीं और से भी पढ़ा है, तो वो ये बात जान रहा होगा कि उसको पार्टिसिपल्स, जो कि एक ग्रामर का चैप्टर होता है, वो उसको उस दिन पढ़ करके या याद करके जाना था। तो सिंपल एक वर्ड में अगर हम इसको डिस्क्राइब करें तो रूल्स ऑफ पार्टिसिपल, उसको याद करके जाना था उस दिन। सेकंड क्वेश्चन पे अगर आते हैं, व्हाट डिड फ्रांस नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। उस दिन फ्रांस ने जो नोटिस किया उसमें से ऐसा क्या उसको लगा जो नॉर्मल दिन नहीं हुआ करता था, अनयूजुअल था, डिफरेंट था, थोड़ा सा उसमें चेंजेस थे। तो उसमें हम 3 पॉइंट्स के ज़रिए अपनी बात कहेंगे। इस पॉइंट को आप अपने से एक्सपैंड भी कर सकते हैं। इतना भी लिखेंगे तो एक शॉर्ट आंसर के रूप में आपको 3 मार्क्स तक के आंसर्स बहुत आसानी से नंबर मिल जाएंगे। पहली चीज़ क्या है, स्कूल यूज टू बी वेरी नॉइजी बट ऑन दैट डे इट वॉज एज क्वाइट एज अ संडे मॉर्निंग। स्कूल बहुत नॉइजी हुआ करता था यूजुअली। आप भी जानते हैं, स्कूल जब भी ऑन होता है, जब भी ऑन मतलब कि शुरुआत होती है स्कूल की, तो बहुत सारा शोर होता है। लेकिन उस दिन क्या था, एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। संडे मॉर्निंग यानी जिस दिन स्कूल होता ही नहीं है, यानी कि जिस दिन हॉलीडे होता है, उस दिन के जितना शांत था स्कूल। ठीक है, उसके जो क्लासमेट्स थे, उसके जो सहपाठी थे, उसके साथ में जो पढ़ने वाले उसके फ्रेंड्स वगैरह थे, वो उस दिन बिल्कुल भी इधर उधर नहीं चल रहे थे। जैसे आप लोग क्लास के पहले इधर उधर चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं वरांडा वगैरह में, तो वो सब नहीं कर रहे थे। शांति से अपनी जगह पर जाके वो बैठे हुए थे। ठीक है, दे वर ऑलरेडी इन प्लेस। तीसरा पॉइंट जो है, देयर वर नो नॉइज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, रैपिंग ऑफ रूलर ऑन टेबल। तो ओपनिंग ऑफ एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, जो आवाज़ की बात की थी मैंने, बहुत नॉइजी था उस दिन स्कूल। ठीक है, तो नॉइजी क्यों नॉइजी नहीं था उस दिन स्कूल, एकदम शांत था। तो क्यों नहीं था, उसका कारण है कि उस दिन ओपनिंग क्लोजिंग जो डेस्क बार बार बच्चे खूब तेज़ी से बंद करते हैं, खूब तेज़ी से खोलते हैं, ठीक है, उसकी वजह से जो कुछ भी आवाज़ प्रोड्यूस हो रही थी वो उस दिन नहीं हो रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत उस समय सैड माहौल था, क्योंकि आपने कहानी पढ़ी है तो जानते होंगे ऐसा क्यों है। इसके बाद रैपिंग ऑफ रूलर ऑन टेबल, जब भी टीचर आता है क्लास में या बच्चे बहुत ज़्यादा शोर गुल कर रहे होते हैं, तो टीचर खूब तेज़ तेज़ टेबल पर रूलर मारता है, जिससे आवाज़ होती है, जिससे बच्चे शांत हो जाते हैं डर के। तो वो भी उस दिन नहीं हो रहा था। और इनफैक्ट जो इनके टीचर थे मिस एम हेमल, वो एकदम शांति से खड़े हुए थे और अपनी जो रूलर थी, उनकी जो बहुत डरावनी सी रूलर थी, उसको अपने
आर्म्स के नीचे रखे हुए थे, ठीक है। तो वो उसको मार मार के बच्चों को शांत नहीं करा रहे थे टेबल पे, ठीक है। ये था ऐसी चीज़ जो थी जो उसको बहुत अनयूजुअल लगी स्कूल में, क्योंकि नॉर्मली स्कूल बहुत नॉइजी हुआ करता था। तीसरा क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन थिंक एज यू रीड का ही है, आपको बुक में भी ये सब क्वेश्चंस मिलेंगे, ओके। व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड पर क्या समाचार, क्या नोटिस या क्या चीज़ ऐसा लगा हुआ था। तो ऑर्डर ऑफ चेंज ऑफ लैंग्वेज फ्रॉम फ्रेंच टू जर्मन, स्कूल में पढ़ाई के लिए लैंग्वेज चेंज किया जा रहा था, क्योंकि अब वो फ्रेंच की टेरिटरी नहीं रही थी। अब वो दोनों स्टेट्स, कौन कौन से स्टेट, लॉरेन और लॉरेन और अल्सेस, ठीक है, लॉरेन और अल्सेस दोनों ही अब जर्मन की हो गई थी, क्योंकि उन्होंने वॉर जीत लिया था। तो इस कारण जो लैंग्वेज हो गई थी, लैंग्वेज का चेंज फ्रेंच टू जर्मन कर दिया गया था स्कूलों की पढ़ाई में। तो ये चीज़ का समाचार बुलेटिन बोर्ड पर लगा था, जिसके कारण वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन द स्कूल दैट डे, जो कुछ भी बर्लिन से ऑर्डर आया था उसकी वजह से स्कूल में उस दिन क्या चेंजेस दिखे थे। स्कूल, पहला तो पॉइंट वही, स्कूल जो अपना बहुत क्वाइट हुआ कर, बहुत ज़्यादा शांत था उस दिन, इतना शांत था कि मानो वो हॉलीडे हो, उस दिन कोई स्कूल, एक्चुअल स्कूल हो ही ना, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अब देखिए यहाँ पे कीवर्ड्स पकड़िएगा, इतना शांत, जैसे यहाँ पे कीवर्ड क्या हो सकता है, वेरी क्वाइट, ठीक है, वेरी क्वाइट याद कर लिया आपने। दूसरा पॉइंट, एम हैमल हैड वर्न बेस्ट क्लोथ, तो कीवर्ड क्या है, बेस्ट क्लोथ, अपने बहुत ही अच्छे कपड़े पहने हुए थे उन्होंने, वो कपड़े जो यूजुअली वो नहीं पहना करते हैं। और कब पहना करते हैं, तभी पहना करते हैं जब कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम होता है या कोई इंस्पेक्शन का प्रोग्राम होता है, ठीक है। और उनके उसमें बेस्ट क्लोथ में क्या क्या था, उनकी एक ग्रीन कलर की कोट थी, फ्रिल्ड शर्ट, फ्रिल्ड यानी होता है डेकोरेटेड, ठीक है, कढ़ाईदार या सुंदर, इस तरह से फ्रिल्ड का जो मीनिंग आता है, तो वो उन्होंने पहना हुआ था। और तीसरी चीज़, उन्होंने एक ब्लैक कलर की सिल्क की कैप पहनी हुई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि उस दिन उनका लास्ट डे था, जैसा कि आप लोग कहानी के थ्रू जानते हैं, तो इसलिए उन्होंने अच्छे कपड़े पहने हुए थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, बस सिंपल जितना क्या क्या चेंजेस आए थे उतना ही आपको डिस्क्राइब करना है। सम ओल्ड विलेजर्स, कुछ बूढ़े गांव के लोग, कौन कौन थे उसमें, ओल्ड हॉजर, फॉर्मर मेयर और फॉर्मर पोस्ट मास्टर, ये 3 लोग जो थे, और इनके साथ भी और भी लोग थे, हमें 3 लोग को डिस्क्राइब किया गया है मेन जो उसमें कहानी में। तो वो जो थे लास्ट बेंचेस पे बैठे हुए थे, ठीक उसी तरह से जैसे बच्चे बैठे थे वो बड़े होकर के भी, ठीक है। ये हो गया हमारा 4th क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे अगर देखा जाए तो 5th क्वेश्चन क्या है हमारा। 5th क्वेश्चन कहता है कि हाउ डिड फ्रांस फीलिंग अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज, फ्रांस की फीलिंग, फ्रांस जो हमारा छोटा सा बच्चा है उस कहानी का, जो प्रोटोगोनिस्ट यानी कि जो मेन कैरेक्टर है, जिसके अराउंड पूरी कहानी रिवॉल्व कर रही है, वो बच्चे के मन में जब उसने ये सब कुछ सुना, तो एम हेमल और स्कूल के बारे में जो फीलिंग हुआ करती थी, जो पर्सपेक्टिव हुआ करता था, वो किस तरह से चेंज हो गया, ठीक है। इस पर 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें एक बार आपको एम हेमल के बारे में बताना है, एक आपको स्कूल के बारे में बताना है। जब हम आपको शॉर्ट क्वेश्चंस की सीरीज में ले चलेंगे तो इसको मैं एज अ फ्लो चार्ट आपको बताऊंगा, ठीक है। वो वही चीज़, सेम ही चीज़ है, इसको मैंने थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपको थोड़ा सा लिखने का आइडिया हो। वहाँ पे तो हम आपको फ्लो चार्ट में बता देंगे कि यहाँ पे आपको लिखने का आइडिया हो कि किस तरह से लैंग्वेज फॉर्म किया जाता है। मेन यहाँ पे हम लिखने का थोड़ा सा देख रहे हैं कि किस तरह से डिटेल्ड आंसर को लिखा जाता है, ठीक है। इसके बाद इसमें देखिए पहला पॉइंट क्या आएगा, ही यूज टू कंसीडर एम हैमल क्रैंकी, क्रैंकी यानी रूड, उनको बहुत क्रैंकी समझा करते थे। एंड ड्रेड्स हिज रूलर, ड्रेड्स यानी कि उनको बहुत डर लगता था, उस बच्चे को बहुत डर लगता था उसकी रूलर से, ठीक है। बट नॉट एज ही गॉट टू नो अबाउट हिज सिचुएशन एंड ही डिस्प्लेड पिटी एज वेल एज लव फॉर हिज टीचर एंड एंड फ्रेंच लैंग्वेज। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लैंग्वेज है यहाँ पे LANG लिखा है वो, ठीक है। तो फ्रेंच, ये लैंग्वेज, ठीक है, इसको ध्यान दे दीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, पहले तो उसने एम हेमल को क्रैंकी यानी कि रूड और समझता था, उसके रूलर से बहुत डरता था। लेकिन जब उसको ये बात पता चली, बट एज ही गॉट टू नो अबाउट हिज सिचुएशन, जब उसको उसकी सिचुएशन के बारे में पता चला, तो उसने पिटी की फीलिंग दिखाई उनके प्रति। और
इससे उनका पर्सपेक्टिव थोड़ा सा बदला, क्योंकि उनको लगा कि हमारे इतने अच्छे टीचर अब जा रहे हैं, अब हम कभी भी फ्रेंच नहीं पढ़ पाएंगे। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे सामने आती है कि उनका बुक्स के प्रति उनका पर्सपेक्टिव कैसे चेंज हुआ। ठीक है, सबसे पहले देखिए, द बुक्स विच ही यूज टू कंसीडर बोरिंग and boring nuisance and too heavy to carry became his old friends. Leaving them was too difficult for them। ठीक है, इसको आप them कर लीजिएगा, leaving them कर सकते हैं आप, मीनिंग से जैसे अगर समझ सकते हैं तो, कि जो बुक उसको बहुत ज़्यादा बोरिंग लगा करती थी, बहुत ज़्यादा न्यूसेंस लगा करती थी, बेकार लगा करती थी और काफ़ी भारी लगा करती थी, उनको उठा करके स्कूल तक ले जाना या फिर स्कूल से लौट करके वापस आना, वो अब उसकी पुरानी दोस्त हो गई थी। उनके साथ रह के, उनको पढ़ पढ़ के उनको बहुत प्रेम उसके प्रति डेवलप हो गया था, प्रेम से ज़्यादा उसके प्रति अटैचमेंट हो गया था। अब उसको छोड़ना उसके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया था। किसके लिए? उस बच्चे के लिए, फ्रांस नाम के बच्चे के लिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसका थिंक एज यू रीड के 5 क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। ये देखिए छोटी सी हमने ट्राई किया है कि आपके लिए एक छोटा सा शॉर्ट वो बनाने के लिए, अगर आप चाहते हैं इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जैसे बहुत छोटी छोटी बातें हमसे पूछ ली जाती हैं या आपसे नहीं भी पूछी जाती है, तो अपने आंसर को एम्पलीफाई करने के लिए और बेटर दिखाने के लिए कि आपको, हाँ बेटर, हमें ज़्यादा पता है, हमें अच्छा पता है, हमने बहुत ढंग से चैप्टर पढ़ा है, ये चीज़ दिखाने के लिए कुछ आप एक्स्ट्रा देख सकते हैं, एक्स्ट्रा इसमें से लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या है इसमें, चलिए देखते हैं। ये 1 वर्ड या 2 वर्ड का चीज़ें हैं, उसको दिमाग में आपको रखनी है। ठीक है, सबसे पहले इसके ऑथर का नाम क्या है? अल्फोंसो डॉडे। ठीक है, इसके बाद सेटिंग कहाँ है? सेटिंग कुछ नहीं, सेटिंग सिंपली आप ये समझिए कि कहाँ पे सब कुछ हो रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई प्लॉट, मान लीजिए कोई कहानी आपको दिखाई जा रही है जो मसूरी की कहानी है, तो हो सकता है मसूरी में शूट ना हुई हो सकता है वो कहीं और शिमला में शूट हुई हो, लेकिन वो कहानी दिखा रही है मसूरी की। फॉर एग्जांपल, मैं बहुत एक एग्जांपल लूँगा, केदारनाथ का एग्जांपल। ठीक है, केदारनाथ हालांकि वही सेट हुआ है, ये नहीं कह रहा हूँ कि कहीं और सेटिंग हुई है उसकी, लेकिन बहुत सारे सीन्स होते हैं जो एक्चुअल केदारनाथ में या एक्चुअल वहाँ पे जो पहाड़ियाँ होंगी वहाँ वो सीन नहीं लिए जा सकते हैं, तो उनको कई बार वीएफएक्स से, कई बार कहीं और शूट किया जाता है। ठीक है, तो वो सीन शूट तो कहीं और हुए हैं, किसी कमरे में शूट हुए हैं, किसी और जगह पे, कहीं और हिल्स को बाद में एडिट कर दिया गया तब बनाया गया है। ठीक है, ऐसे शूट हुए हैं, लेकिन एक्चुअली सेटिंग कहाँ है, वो कहानी है कहाँ की? वो कहानी है केदारनाथ की। ठीक है, केदारनाथ में कैसे कोई था, केदारनाथ में ऐसे एक लोगों को उठा करके ले जाने वाला एक आदमी था। तो ये मतलब प्लॉट पे तो ज़्यादा नहीं, लेकिन कहाँ वो कहानी हो रही है एक्चुअली, तो वो हम कहते हैं सेटिंग को। ठीक है, जैसे यहाँ पे कहानी कहाँ की है? कहानी हमारी एल्सेस की कहानी है। एल्सेस लोरेन आप इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई बहुत वो बात नहीं, लेकिन मेजरली कहानी एल्सेस की है। वो लड़का एल्सेस में रहता है, ये मैंने मेंशन किया है यहाँ पे आपकी 10th लाइन में, वेयर डिड फ्रांस लिव, तो एल्सेस। ठीक है, इसको हम अभी देख लेंगे, इसकी आप टेंशन मत लीजिए, लेकिन ये सेटिंग क्या है, सेटिंग आपको समझना चाहिए कि कहाँ पे ये कहानी सब कुछ हो रही है। ठीक है, ये आपको समझना चाहिए। तो यहाँ पे अगर अब देखा जाए तो हमें जो चीज़ बताई गई हम वो कहेंगे कि प्रशिया ऑक्यूपाइड फ्रेंच स्टेट्स ऑफ एल्सेस एंड लोरेन। प्रशिया के द्वारा ऑक्युपाई कर ली गई स्टेट्स, फ्रेंच स्टेट्स, ठीक है, अल्सेस और लोरेन, ये वहाँ की कहानी है। ठीक है, वहाँ पे शूट हुई या वहाँ पे की दिखाई गई कहानी है, वहाँ की लिखी गई कहानी। वहाँ पे लिखी गई नहीं हो सकती, लेकिन कहानी वही चीज़, उन्हीं जगह को डिस्क्राइब कर रही है। ठीक है, इसके बाद लीडर एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्रशिया। सबसे पहले लीडर कौन था प्रशिया का उस वक्त, जो हमारा फ्रैंको रशियन वॉर हुआ था। ठीक है, ठीक है, वो कहानी कहाँ की है, उसका कौन लीडर है, ये देखने की चीज़ है। तो लीडर क्या है? बिस्मार्क। और रशिया का 3 अलग अलग वो हैं, जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया। अब देखिए बच्चों, एक छोटी सी मिस्टेक मैं आपको बताऊंगा, मेरी तरफ से हुई, आप चेंज कर लीजिए। ये रशियन जो आपको दिख रहा है ना, ये रशियन ना होके प्रशियन है। ठीक है, तो बस यहाँ पे अगर आप यहाँ पे, ठीक है, आपको दिख रहा होगा पी लगा, मैं आपको बहुत क्लियरली बता देता हूँ, यहाँ पे अगर आप पी लगा देंगे, ठीक है, प्रशियन कर देंगे इसको बस, तो वो सही हो जाएगा। ये फ्रैंको रशियन ना हो करके फ्रैंको प्रशियन वॉर है, जो कि 1870 टू 1871 में हुआ था। ठीक है, आप थोड़ा सा इसमें चेंज कर लीजिएगा, 1870 टू 1871 में हुआ था। कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है, ना याद हो और बहुत अच्छा, याद हो जाए अच्छा।
ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद बच्चे का क्या नाम है, फ्रांस, कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं। नेम ऑफ द टीचर एंड सब्जेक्ट एम हेमल, और फ्रेंच पढ़ाते हैं वो टीचर। हु इंटरेक्टेड विथ फ्रांस ऑन हिज वे, उनके फ्रांस के रास्ते में जब फ्रांस अपने स्कूल जा रहा था तो किसने उससे इंटरेक्ट किया, वॉचस्टर। ठीक है, इसका स्पेलिंग देख लीजिएगा, WACHTER, वॉचस्टर करके है। ठीक है, तो वॉच नहीं है, वॉच की स्पेलिंग है तो ये WATCH, जो हम घड़ी पहनते हैं। ठीक है, डिफरेंट है ये थोड़ी सी स्पेलिंग। दूसरी बात ये है कि ब्लैक स्मिथ है, और ये अपने अप्रेंटिस, जो उसका हेल्पर होता है, सहयोगी होता है, उससे सीखने वाला होता है, शिष्य होता है, उनके साथ ये खड़े हुए हैं वॉस्टर, और ये बोलते हैं कि अरे बच्चे धीरे धीरे जाओ, तो अपने स्कूल में समय से पहले पहुंच जाओगे। ठीक है, ये उससे बोलते हैं। हु वर सिटिंग एट द बैक, पीछे कौन बैठा था, पीछे यानी क्लासरूम के पीछे कौन बैठा था, क्लासरूम की लास्ट बेंचेस पे कौन बैठा था। तो पहला तो एक ओल्ड हॉजर, एक फॉर्मर मेयर और एक फॉर्मर PM। PM यानी प्राइम मिनिस्टर, नहीं नहीं नहीं, प्राइम मिनिस्टर नहीं, पोस्ट मास्टर। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा, पोस्ट मास्टर था। 3 लोग और भी थे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप इसको रट लीजिए, समझ लीजिए, कुछ नहीं है, बस अपने आंसर को एम्पलीफाई करने के लिए इसके आगे अगर एसेक्ट्रा लगा देते हैं, एंड मैनी अदर्स, इस तरह से मैनी अदर विलेजर्स वर सिटिंग, इन तीनों का नाम लेकर के, तो बहुत अच्छा आंसर लगेगा। इसके बाद हाउ मैनी ईयर्स डिड हिज टीचर वर्क, उनके टीचर कितने सालों से काम कर रहे थे उस स्कूल में, कितने सालों से बच्चों को पढ़ा रहे थे। तो ठीक है, 40 साल ये टीचर ने खुद ही उसी समय का लास्ट के पैराग्राफ में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा अगर आप इसको फाइंड करना चाहेंगे तो। ठीक है, बाकी हम अपने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पे भी इसको फिर से लेंगे। वेयर डिड फ्रांस लिव, फ्रांस कहाँ रहता था, फ्रांस नहीं फ्रांस। ठीक है, फ्रांस कहाँ रहता था, एल्सेस में। ठीक है, वॉट वॉज रिटन ऑन द न्यू कॉपीज फॉर राइटिंग, नई कॉपी जो राइटिंग के लिए, राइटिंग इंग्लिश राइटिंग होती है ना, तो उसके लिए उनके टीचर ने उस तरह से फ्रेंच लैंग्वेज की जो राइटिंग होती है उनके लिए उसने दिया था, सभी बच्चों को नई कॉपी उनके टीचर ने दी रखी थी। और उस कॉपी में क्या लिखा हुआ था, फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस। ठीक है, ये उसकी नई कॉपी में सबसे ऊपर ऊपर लिखा हुआ था। वॉट वर द डिस्टर्बेंसेज ड्यूरिंग राइटिंग क्लास, राइटिंग क्लास जब हो रही थी तो क्या क्या ऐसी डिस्टर्बेंसेस आई, लेकिन उसके बाद भी बच्चों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इवन जो बहुत छोटे बच्चे थे वहाँ पे बैठे हुए थे, जो और कुछ कर रहे थे या कुछ ड्राइंग कर रहे थे, उन सब ने भी एकदम ध्यान नहीं दिया उन सब चीज़ों पे। ठीक है, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। तो क्या क्या था, पहला तो एक बीटल, कुछ इंसेक्ट्स आ गई थी क्लास में जिसका छोटे बच्चों ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। यूजुअली क्लास में बहुत आफत हो जाती है जब इंसेक्ट वगैरह आते हैं, आप जानते होंगे। और दूसरी पिजन्स वगैरह जब आते हैं, पिजन्स वगैरह आके आपकी खिड़की के रेलिंग पे वगैरह पे आके बोलते हैं, कू कू, जो भी उनकी वॉइस होती है उससे बोलते हैं, तो तब भी हुआ। तो ऑथर ने कुछ कुछ अपना इमेजिन किया, वो क्या इमेजिन किया हम शॉर्ट आंसर्स में देख लेंगे, लेकिन ये था कि बच्चे डिस्टर्ब नहीं हुए उन पिजन्स की आवाज़ से। इसके बाद पूछ सकता है कि, पूछेगा तो नहीं लेकिन आप बता सकते हैं कहीं पे एम्पलीफाई करने के लिए कि उनकी कौन कौन सी क्लासेस हुई उस दिन। तो पहली क्लास थी उनकी ग्रामर की, दूसरी क्लास थी उनकी राइटिंग की, और तीसरी क्लास थी ऑथर की, फ्रांस बच्चे की, हिस्ट्री की। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट छोटी छोटी एक एक लाइन 2-2 लाइन की चीज़ें हैं, ये आप अगर ध्यान रखेंगे तो बेटर होगा। अब देखिए, बहुत से मुझे लगा कि आप लोगों को लॉन्ग आंसर्स भी कराने चाहिए, तो लेकिन मैं आपको बताऊं, बहुत फ्रैंकली बता रहा हूँ आपको कि लॉन्ग आंसर्स कोई बहुत वो चीज़ नहीं है। लॉन्ग आंसर्स क्या होते हैं, छोटे छोटे शॉर्ट आंसर से ही मिलके बने होते हैं। अगर आपको कोई बड़ी चीज़ पूछ रहा है तो और कुछ नहीं, 3-4 शॉर्ट आंसर्स को मिला के ही उसका बड़ा क्वेश्चन बनाया जाता है, बड़े बड़े। अब तो बहुत 5-6-10 उसके मार्क्स के क्वेश्चन भी बहुत रेयर आने लगे हैं, तो उसकी आपको बहुत टेंशन नहीं लेनी है। मेन पॉइंट पता होना चाहिए कि किस पॉइंट पे हमें आंसर लिखना है, और वो आपको इस सीरीज़ के बाद इसमें लगभग 27 क्वेश्चन हमने लिए हैं, और वो पूरे चैप्टर को कम्प्लीटली पूरी तरह से रैप करते हैं, पूरी तरह से कवर करते हैं। ठीक है, ये 27 क्वेश्चन की सीरीज़, तो बहुत ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो इसके बाद आपको, मैं कह रहा हूँ, रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर करना भी होगा तो आप वापस एक बार इसको देख लीजिएगा। इसको चाहे तो अपनी कॉपी में आप लिख सकते हैं अलग से, केवल क्वेश्चंस भी लिख सकते हैं, चाहे तो पॉइंट वाइज थोड़ा थोड़ा आंसर भी लिख सकते हैं। कैसे हम डिस्कस करेंगे, देखिए आप देख रहे होंगे यहाँ पे पॉइंट वाइज चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको क्वेश्चंस पढ़ के बताएंगे, उसका मीनिंग बताएंगे। उसके बाद
हम उन पॉइंट्स को डिस्कस कर देंगे कि आपको किन पॉइंट्स के बेसिस पे वहाँ पे लिखना है, क्या क्या ऐसे आइडियाज़ हो सकते हैं। प्लस आप अपने आइडियाज़ भी लगा सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे किसी प्रकार की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं हो सकती है। टीचर ये नहीं कह सकता है कि आप ये गलत लिख रहे हैं। अगर आप फिजिक्स में F=ma को F=ma/t लिख देंगे तो वो गलत है, वो गलत ही रहेगा, वो हमेशा गलत रहेगा, वो कभी सही नहीं हो जाएगा। न्यूटन का सेकंड लॉ गलत कर देंगे आप। लेकिन यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत इधर उधर कर देते हैं ना तो कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। आप एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर देंगे इनके ऊपर से, क्योंकि ये तो हमारे बेस पॉइंट है। आप और कोई बेस पॉइंट भी अपने से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे लिखना है, सेंटेंस फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छे से आता होगा। तो मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनके बेसिस पे आप इस तरह के क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, ठीक है। तो फालतू की बात ना करके हम सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड ही सी वाइल, ही मतलब कि ही किसको बोल रहे हैं हम, फ्रांस को, उस बच्चे को। ही सी वाइल गोइंग टू स्कूल विच फेल्ट मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स। क्या ऐसी चीज़ को देखी जो रूल ऑफ पार्टिसिपल से ज़्यादा उसको लुभा रही थी, ज़्यादा उसको आकर्षित कर रही थी अपनी तरफ, ठीक है। तो पहला, वार्म और ब्राइट डे, वार्म और हल्का हल्का गर्म और बहुत ही उजाला उज्जवल दिन, ठीक है। बर्ड सर्पिंग एट द एज ऑफ फॉरेस्ट, चिड़िया चहचहा रही थी। एज ऑफ द फॉरेस्ट की मीनिंग आपको पता होगी, नहीं है तो आप वीडियो में एक बार जाके देख सकते हैं। मैं यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ, जहाँ पे फॉरेस्ट ख़त्म होता है या बहुत ज़्यादा पेड़ वाला इलाका होता है, वहाँ से जो शहर का इलाका शुरू होता है उसका जो मार्जिन होता है उसे हम एज ऑफ फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक है। उस मार्जिन को हम एज ऑफ फॉरेस्ट कहते हैं कि वहाँ पे एज हो रहा है फॉरेस्ट का। तो वहाँ पे चिड़िया यूजुअली बैठती हैं, वहाँ पे जाके चहचहाती हैं। तो वहाँ पे बर्ड चहचहा रही थी इसको देखते हुए, और प्रशियन सोल्जर्स ड्रिल कर रहे थे, यदि मार्च कर रहे थे या परेड कर रहे थे। तो वो सब आवाज़, वो खुली फील्ड में परेड कर रहे थे, यहाँ पे चिड़िया चहचहाए थे, बहुत सुंदर उजाला उजाला था हर तरफ। ये सब देख के उसको रूल ऑफ पार्टिसिपल्स, क्योंकि उसको वैसे भी आता नहीं था वो, ये सब देख करके उसको और अपनी तरफ ये सब चीज़ आकर्षित करने लगी। लेकिन वो बच्चा ने कहा कि नहीं नहीं, मैं नहीं ऐसा करूँगा, और अपने आप को रोक करके वो स्कूल गया, ठीक है। और देखिए स्कूल जाने का कितना अच्छा फ़ायदा हुआ। अगर लास्ट डे स्कूल नहीं जा पाता तो उसको अपने टीचर से एक लास्ट बार जो मिलने का मौका था वो भी वो खो देता, ठीक है। वो स्कूल गया तो अपने टीचर से मिल पाया लास्ट बार। बहुत दुख वाला भी माहौल था, लेकिन उसको बहुत अच्छा लगा होगा ये जान के कि मैं आखिरी बार अपने टीचर को गुड बाय कर पाया, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द यूज़ ऑफ बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड का क्या यूज़ था वहाँ पे उस शहर में, एल्सेस में। देखिए, तो टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट लॉस्ट बैटल्स, जो कोई भी बैटल्स वो लोग हार रहे थे इतने समय से, क्योंकि वहाँ पे यूजुअली बैड न्यूज़ ही आ रही थी उनके, क्योंकि रशिया जीत रही थी और फ्रांस यूजुअली हार रही थी उस बैटल में। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी टेरिटरी भी जा चुकी थी, तो वो टेरिटरी ले लिए थे प्रशियंस लोगों ने। तो वो वही लॉस्ट बैटल्स की बात कर रहा है कि जो बैटल्स वो हार जा रहे थे उनकी आर्मी, वो उसके बारे में न्यूज़ आती थी। द ड्राफ्ट, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस, इस तरह की फाइनेंशियल कोई इन्फॉर्मेशन, ये सब चीज़ें होती हैं ड्राफ्ट के फॉर्म में आती हैं, ड्राफ्ट बना करके आती हैं, तो वो वहाँ पे लगा दिया जाता था, ठीक है। ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स, कमांडिंग ऑफिसर्स जो होते थे वहाँ के, कई बार जैसे होता है कि आपको बहुत थ्रेट होता है किसी सामने की आर्मी पे, तो कुछ गांव खाली कराने पड़ते हैं, शेलिंग हो रही होती है, बॉम्ब गिरने का डर होता है, या कहते हैं कि हमें कुछ सपोर्ट करने के लिए कुछ सोल्जर्स आप लोग भेजिए, जो गांव के नौजवान बच्चे हैं उनको भेज दीजिए हमें। तो वो सब ऑर्डर्स होते हैं कमांडिंग ऑफिसर्स के, तो वो सब भी वहीं से आया करते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, वाई देयर वॉज रश एट द बुलेटिन बोर्ड। वहाँ पे रश क्यों था उस दिन, इसलिए रश था क्योंकि एजुकेशन के क्षेत्र में चेंज किया गया था। अच्छा चेंज नहीं था, इसलिए हम इसको रिफॉर्म नहीं बोलेंगे, रिफॉर्म होते जब अच्छा चेंज किया जाता है। तो वहाँ पे फोर्सफुली जर्मन को इम्पोज किया जा रहा था फ्रेंच बच्चों पे, फ्रेंच स्कूलों में, तो वो गलत था और ये एजुकेशनल चेंज किया गया था। आप अपने राइटिंग में इसको लिख सकते हैं, हम मैं आपको इंपॉर्टेंट क्या है उसमें वो बता देता हूँ, आप किस किस बेसिस पे उसको लिखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन हो गया, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What was the atmosphere when the school began? यूजुअली कौन सा कैसा एटमॉस्फेयर रहता था जब स्कूल शुरू हुआ करता था। अभी हम नॉर्मल डेज की बात कर रहे हैं, ठीक है, उस दिन की बात नहीं कर रहे हैं जो एक जिस दिन ऑथर जा रहे थे, आखिरी दिन जो था, लास्ट लेसन वाला जो दिन था, ठीक है। तो उस दिन क्या होता था, ग्रेट बसल, बहुत आवाज़ हल्ला गुल्ला हुआ करता था, ओपनिंग क्लोजिंग डेस्क की आवाज़ें होती थी, ठीक है।
लेसन्स जो है वो यूनिसन में रिपीट किए जाते थे। यूनिसन मतलब एक सार एक सुर में सब कुछ सारे बच्चे एक साथ बोल रहे हैं, ठीक है। और टीचर अपने रूलर को बार बार टेबल पे मार मार के बच्चों को शांत कराया करते थे। तो ये सब आवाज़ें यूजुअली हुआ करती थी, ठीक है। ये एटमॉस्फेयर हुआ करता था जब स्कूल शुरू होता था, ठीक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आप और देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर इंपॉर्टेंट चीज़ अगर अंडरलाइन करूँ, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। कीवर्ड्स पकड़िए, कीवर्ड्स को याद रखिए। हाउ डिड ऑथर एंड इट्स, ये मेट्स है, मेट्स यानी कि उनके दोस्त, ठीक है। उनके दोस्त कैसे पढ़ा करते थे, यूज टू स्टडी। तो इसका बहुत छोटा सा डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया है कि वो अपने लेसन्स को रिपीट किया करते थे यूनिसन में बहुत तेज़ तेज़, अपने हैंड्स को अपने ईयर्स पे रख लिया करते थे। कभी कभी जब क्लासरूम में उनको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया करता था या बहुत उनको ध्यान से सुनने की चीज़ होती थी कोई, तो वो अपने हाथों को अपने कान पे रख करके बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश किया करते थे। तो इस तरह से उनके ऑथर और उनके दोस्त पढ़ा करते थे, ठीक है। वॉट वॉज अनयूजल दैट डे। अब देखिए ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, आप पूछेंगे कहाँ, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, वॉट डिड फ्रांस नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। आप सेम कर सकते हैं, आप एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है कि ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस करके रखा है, ठीक है। यहाँ पे हमने कह दिया है कि ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस करके रखा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, वॉट हैपेंड विथ व्हेन फ्रांस एंटर्ड क्लासरूम। जब फ्रांस क्लासरूम के अंदर एंटर हुआ, जब वो बच्चा क्लास के अंदर गया तो उसने क्या कुछ हुआ वहाँ पे। पहली चीज़ देखिए, वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था, शर्मा रहा था, बहुत डरा हुआ था कि शायद मेरे टीचर मुझे को डांट देंगे, बच्चे मेरा मजाक बनाएंगे कि मैं फिर से लेट हो गया, ठीक है। लेकिन जब वो ऐसा गया तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। टीचर ने बहुत बड़े प्यार से उसको कहा कि जाओ बेटा, जाके अपनी सीट पे बैठो, अपने डेस्क पे जाके बैठ जाओ, ठीक है। वॉट वॉज अनयूजल इन द क्लासरूम दैट डे। देखिए क्लासरूम के अंदर क्या अनयूजल था, तो आप वैसे तो जानते ही हैं कि वहाँ पे पीछे विलेजर्स बैठे हुए थे और दूसरा वहाँ पे बहुत शांति थी, सभी बच्चे अपनी जगह पे बहुत शांति से बैठे हुए थे, टीचर बहुत शांति से खड़े हुए थे, वो कुछ नहीं कह रहे थे, ठीक है। इवन जब वो क्लासरूम में एंटर किए तो भी उनको डांटने के बजाय, कुछ समझाने के बजाय कि लेट क्यों हो गए तुम, उन्होंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप कहा कि जाओ बच्चे अपनी सीट पर जाके बैठ जाओ। अब हमने डिस्कस क्यों लिखा है, आप देखिए ये क्वेश्चन जो है, ये व्हाट डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। तो चेंजेस यहाँ पे भी वही चीज़ है और चेंजेस वहाँ पे भी वही चीज़ है। तो आप समझ सकते हैं कि जो चेंज हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं वही चीज़ हम वहाँ पे मेंशन करते हैं। तो 1, ये 2 और ये 3, तीनों पॉइंट हम वहाँ पर एज इट इज़ लिख देंगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक्स्ट्रा कुछ ऐड कर सकते हैं कि जब वो बच्चा क्लासरूम के अंदर एंटर किया तो भी टीचर ने उसको कुछ नहीं बोला, डांटा नहीं और चुपचाप कहा कि जाओ बच्चे अपनी सीट पर बैठ जाओ। तो ये सब चीज़ें बहुत अनयूजुअल थी उसके लिए। चलिए ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया था हमारा। क्वेश्चन नंबर 7, ओल्ड हॉजर कौन था। देखिए इसके बारे में ये सब चीज़, छोटी छोटी चीज़ें हमसे पूछ सकता है कि ओल्ड हॉजर का छोटा सा डिस्क्रिप्शन दीजिए, ठीक है। ओल्ड हॉजर का अपीयरेंस का डिस्क्रिप्शन दीजिए। ओल्ड हॉजर जो पीछे बैठे थे उनमें से किसी का डिस्क्रिप्शन, किसी का क्या, ओल्ड हॉजर का ही मांगेगा और किसी का डिस्क्रिप्शन है नहीं। तो पहली चीज़ कि ओल्ड हॉजर एक बूढ़ा इंसान था, ठीक है। पहली चीज़ वो एक बूढ़े इंसान थे, वो पीछे बैठे हुए थे, सबसे पीछे की बेंच पर बैठे हुए थे और वो 3 कॉर्नर्ड कैप हैट, ठीक है, एक 3 कोनों वाला एक हैट उन्होंने पहन कर रखा हुआ था, ठीक है। हैड स्पेक्टिकल्स, उनके पास चश्मे थे जो कि उन्होंने अपने उस पे रखे हुए थे, अपने लैब पे रखे हुए थे, जो एक प्राइमर बुक लाए थे वो, ठीक है। ब्रॉड प्राइमर, ब्रॉड है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो है ये आप ब्रॉड कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो वर्ड है BROUGHT, ठीक है। ब्रॉड प्राइमर, अपने साथ एक प्राइमर लाए थे बच्चों की किताब जिसके ऊपर अपने चश्मे रखे हुए थे, उस समय उन्होंने पहना नहीं था चश्मे, ठीक है। इसके बाद चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिड एम हेमल सेड टू द चिल्ड्रन। एम हेमल ने बच्चों से क्या कहा। जब सब बैठ गए, जब फ्रांस बैठ गया तो एम हेमल ने अपना ये बताया कि आज हमारा आखिरी लेसन है फ्रेंच लैंग्वेज का, ठीक है। और ऑर्डर जो है बर्लिन से आया है कि अब से फ्रेंच लैंग्वेज की कोई पढ़ाई स्कूल में नहीं होगी, क्योंकि अब ये टेरिटरी
रशियन के हाथों में चली गई है, अब यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई होगी। और यही कारण है कि बच्चों, तुम लोग से बहुत निवेदन है कि आप लोग बहुत शांति से और अटेंटिव होकर के आज की आखिरी क्लास को अटेंड करिएगा, ठीक है। बहुत अटेंटिव रहिएगा, बहुत साइलेंट रहिएगा और शांति से पूरी क्लास को समझिएगा। इसके बाद ये सुनते ही फ्रांस के मन में आप जानते हैं कि बहुत दुख होने लगा। तो वो क्या क्या रिग्रेट्स थे, तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है कि व्हाट वर द रिग्रेट्स ऑफ फ्रांस, क्या क्या दुख थे फ्रांस के मन में जो उसको लगे कि बहुत मुझे अंदर से उसको खराब लगे। तो उसका ये था, उसका कहना कि उसने मन में ये सोचा कि वो तो अभी लिखना भी नहीं जानता, ही हार्डली न्यू हाउ टू राइट, और इतना जल्दी फ्रेंच लैंग्वेज उससे दूर कर दी जाएगी। वो कभी भी अपनी ज़िंदगी में एक फ्रेंच पर्सन होते हुए भी ये वो अभी अब कभी भी अपनी ज़िंदगी में फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीख पाएगा और फोर्सफुली इसे जर्मन सीखनी पड़ेगी। दूसरा, ही यूज़ टू प्ले एंड नेगलेक्ट स्टडीज़, वो हमेशा खेलता कूदता रहता था, अपनी पढ़ाई को नेगलेक्ट करता था। यहाँ पे आप 2 पॉइंट बता सकते हैं। क्या क्या पॉइंट? कि पहला, वो सार नदी, आपको मैंने बताया था, वो सार नदी के पास जाके खेलता था, स्लाइडिंग वगैरह कुछ करता था वहाँ पे, तो वो करता रहता था। दूसरा, उसको चिड़िया के अंडे ढूंढने का बहुत वो था, तो वो करता रहता था, लेकिन वो पढ़ाई नहीं करता था। इस बात को उसका रिग्रेट था कि मैंने पढ़ाई नहीं की, बल्कि चिड़िया लोगों के अंडे ढूंढे, सार नदी पे खेल कूद किया, तो ये सब में मेरा सारा समय निकल गया। और देखो अब मैं कहाँ आ गया हूँ कि मैं फ्रेंच को ढंग से लिख भी नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। जो कुछ भी मुझे टीचर काम देता था मैं वो भी नहीं करता था, मुझे पार्टिसिपल्स याद करने को कहा गया, मैंने वो भी नहीं किया, ठीक है। तो ये रिग्रेट्स था फ्रांस के मन में। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज द चेंज ऑफ एटीट्यूड ऑफ फ्रांस। इससे फ्रांस में ये सुनने के बाद कि अब वो टीचर्स के जा रहे हैं, अचानक क्या ऐसे चेंजेस आए। तो मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब मैं उसको आपको एक फ्लो चार्ट के थ्रू आपको सिंपल से आपको याद रखने का तरीका बता देता हूँ। देखो, जो बुक 2 तरह के इसका एटीट्यूड में चेंज है, एक बुक के प्रति, एक एम हैमल के प्रति। तो बुक उसको पहले हैवी न्यूसेंस और बहुत ज़्यादा बोरिंग टाइप की लगती थी, तो उससे उसका बिहेवियर में चेंज आ गया। क्या वो उसको ओल्ड फ्रेंड्स हो गए थे, अब उसको वो छोड़ नहीं पा रहा था, उन किताबों को वो छोड़ नहीं पा रहा था। दूसरी चीज़, एम हैमल जो उनके लिए बहुत क्रैंकी होते थे, एक बड़ी लंबी सी, बहुत खड़ूस हुआ करते थे, बहुत लंबी सी रूलर लेकर के चलते थे, मारते थे या डराते थे उनको। अब वो ये सब चीज़ भूल गया था और उनको उनकी दुख का अंदाज़ा होने लगा, उनको अपने टीचर से अफेक्शन सा जाग गया कि बहुत बुरा हुआ उनके साथ। प्लस वो भी जो फ्रेंच नहीं सीख पाए थे, उसकी वजह से भी उनको ये चीज़ का दुख होने लगा कि मेरा टीचर भी जा रहा है। तो ये 2 उसका चेंज ऑफ एटीट्यूड था, एक बुक के प्रति, एक एम हैमल के प्रति, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। वाई डिड एम हैमल वोर द फाइन संडे क्लोथ। एम हैमल ने उस दिन बहुत सुंदर से संडे क्लोथ्स इसलिए क्योंकि संडे यूजुअली हम फंक्शंस वगैरह में जाते हैं, तो उस दिन हम काफ़ी अच्छे कपड़े पहनते हैं, ठीक है। संडे को काफ़ी फंक्शन रखे जाते हैं, छुट्टी का दिन होता है, लोग एंजॉय वगैरह करते हैं, तो उस दिन काफ़ी अच्छे कपड़े पहनते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि फाइन संडे क्लोथ्स, ठीक है। ये बुक की ही लैंग्वेज है, फाइन संडे क्लोथ्स क्यों पहना था उन्होंने। तो फाइन संडे क्लोथ्स आप जानते हैं बहुत अच्छे से, अब कहानी अगर आपने पढ़ी है तो आप जानते हैं कि उस दिन का आखिरी दिन था और वो चाहते थे कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब भी किसी का रिटायरमेंट होता है या आर्मी से या किसी जॉब से, तो अक्सर लोग सेलिब्रेट करते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी मनाते हैं उस चीज़ को कि हमने अपनी जॉब को पूरा किया, हमने अपने देश के लिए जो सेवा कर रहे थे वो पूरा किया, ठीक है। तो ये बहुत खुशी का त्यौहार होता है। इस तरह से एम हैमल ने जो 40 साल से वो काम कर रहे थे वो पूरा किया था, इसलिए उनका लास्ट डे होने के कारण उन्होंने सुंदर अच्छे कपड़े फाइन संडे क्लोथ पहने हुए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, वाई वर विलेजर्स सिटिंग एट द बैक ऑफ द क्लास। विलेजर्स बैक ऑफ द क्लास में क्यों बैठे हुए थे। देखो, वो दे सॉरी दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर सो दैट दे कुड टीच देयर चिल्ड्रन। वो इस बात के लिए बहुत दुखी थे, बहुत रिग्रेट था उनके मन में, सॉरी थे इस चीज़ को लेकर के कि वो उन्होंने और स्कूलिंग नहीं की, उन्होंने अपनी और स्कूल से पढ़ाई नहीं की,
इससे अगर होता तो वो खुद भी और एजुकेटेड होते, गॉन टू स्कूल मोर, और स्कूल अगर जाते वो तो वो खुद भी और पढ़े लिखे होते और अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को जानते, अपनी नेशनलिटी से और जुड़ जाते। और दूसरी चीज़, वो अपने बच्चों को भी पढ़ा सकते जिन पे आज जर्मन इम्पोज की जा रही थी, जो फोर्सफुली जर्मन इम्पोज की जा रही थी, वो अपने बच्चों को भी पढ़ा सकते थे अगर उनको फ्रेंच बहुत अच्छे से आती। ठीक है। दूसरा कारण था वहाँ पे इसलिए बैठे थे कि थैंक करने के लिए, उनकी मास्टर की 40 साल की सर्विस को थैंक यू कहने के लिए, अप्रिशिएशन के लिए वहाँ पे बैठे हुए थे लास्ट सीट पर, छोटे छोटे बच्चों की किताबें लेकर के। ठीक है। और तीसरी चीज़, अपनी कंट्री के प्रति रिस्पेक्ट शो करने के लिए। कैसे रिस्पेक्ट शो करने के लिए? देखो, फ्रांस उनकी कंट्री थी। अब फ्रांस की जो है, आप जानते हैं, लैंग्वेज, जो नेशनल लैंग्वेज है वो फ्रेंच ही है। तो वो क्योंकि अब वो उनकी कंट्री रही नहीं थी, वो कंट्री अब उनसे छिन गई थी, उसको प्रशिया ने हड़प लिया था, वो फ्रांस से एक तरह से अलग हो गए थे। तो यही कारण था कि वो रिस्पेक्ट शो करने के लिए, अपने और देश से जुड़े रहने के लिए, परतंत्रता से लड़ने के लिए वो चाहते थे कि वहाँ पे बैठें और फ्रेंच से और जुड़ें। वो टीचर जो फ्रेंच पढ़ाता था उसके सम्मान में खड़े हों, इसलिए अपने कंट्री के लिए रिस्पेक्ट शो करने के लिए वहाँ पर विलेजर्स बैठे हुए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, वॉट हैपेंड व्हेन फ्रांस वॉज कॉल्ड टू रिसाइट पार्टिसिपल्स? क्या हुआ जब फ्रांस को बुलाया गया, क्योंकि उसके बाद फ्रांस का नाम आया था। जब तक फ्रांस ये सब सोच रहा था कि वो क्यों बैठे हैं, या एम हेमल ने इतने सुंदर कपड़े क्यों पहने हुए हैं, ये सब चीज़ जब वो सोच रहा था, तभी फ्रांस का नाम जो है बुलाया गया। तो फ्रांस का नाम जब बुलाया गया, आप जानते हैं वो गया और पहली ही लाइन में मिक्सड अप हो गया, यानी कन्फ्यूज हो गया। तो ही कुड नॉट स्पीक एंड गॉट मिक्सड ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड कुड नॉट लुक अप एंड वॉज अशेम्ड। वो ऊपर नहीं देख पा रहा था, बहुत अशेम्ड था इस चीज़ को लेकर के कि उसने ढंग से पढ़ाई नहीं की। ठीक है। वॉट डिड एम हेमल, क्वेश्चन नंबर 14, वॉट डिड एम हेमल सेट टू फ्रांस? एम हेमल ने फ्रांस से क्या कहा? एम हेमल ने फ्रांस से कहा कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं बच्चे, ठीक है, आई वोंट स्कोल्ड यू, लेकिन तुम्हें खुद से ही ये बात खराब लगनी चाहिए, तुम्हें खुद से ही इस बात का बहुत खराब फीलिंग होनी चाहिए कि तुमने देखो क्या किया। ठीक है। ये चीज़ एम हेमल ने फ्रांस से कही थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? वॉट एम हेमल कमेंटेड अबाउट द जनरल टेंडेंसी ऑफ अल्सेस? अल्सेस के लोगों की जनरल टेंडेंसी पे उनके टीचर एम हेमल ने क्या कमेंट किया? ठीक है। तो पहला कमेंट था कि प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत डिफिकल्ट वर्ड है, आप लोग जानते होंगे, 99% लोग आजकल ये वर्ड जानते होंगे, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं जानते कोई बात नहीं, आप ऐसे समझिए कि ये कोई चीज़ को पोस्टपोन करना, कोई चीज़ को आगे टालने का हैबिट होती है। ठीक है। मैंने इसलिए ऊपर अल्टरनेट वर्ड में लिख रखा है पोस्टपोनिंग टेंडेंसी, अगर आप चाहें तो इसे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो भी आपको लगे। ठीक है। इसका क्या मीनिंग है? थिंकिंग दैट वी हैव टू मच टाइम लेफ्ट एंड वी विल डू आवर वर्क अकॉर्डिंगली। हम कभी भी आगे अपना काम निपटा लेंगे, हमारे पास तो बहुत समय पड़ा हुआ है। ये होते हैं प्रोक्रास्टिनेशन की टेंडेंसी। ठीक है। ये उन्होंने कहा एम एम ने कि ये जनरल टेंडेंसी हो गई थी अल्सेस के लोगों में। अब अगर प्रश्न आएंगे और वो कहेंगे कि अरे तुम अपने आप को फ्रेंच बोलते हो, तुम्हें तो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में लिखना तक नहीं आता, तुम्हें तो पढ़ना ही नहीं आता फ्रेंच लैंग्वेज, तुम कैसे कह रहे हो? तो वो गलत नहीं होंगे। तो वही चीज़ उन्होंने कहा कि क्वेश्चंस विल बी नो रॉन्ग टू क्वेश्चन आवर पैट्रियोटिज्म। हमारे देशभक्ति पर क्वेश्चन करने से पहले अगर वो करते भी हैं तो बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे कि हमें तो फ्रेंच ही नहीं आती, हम अपने आप को फ्रेंच कैसे बोल रहे हैं? फ्रेंच यानी कि लैंग्वेज, हमें फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आती है, हम अपने आप को फ्रेंच यानी फ्रांस में रहने वाला बोल रहे हैं, अपना नेशनलिटी हम फ्रांस बता रहे हैं। ठीक है। ये बात उन्होंने जनरल टेंडेंसी ऑफ अल्सेस पे कमेंट किया। दूसरी चीज़, होम डिड टीचर ब्लेम्ड? देखिए क्वेश्चन नंबर 16, 15 हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, होम डिड टीचर ब्लेम्ड फॉर फ्रांस वीक फ्रेंच? जो फ्रांस था जब उसने आया वो कुछ खास बोल नहीं पाया और पहले ही वर्ड पे कंफ्यूज हो गया वो बच्चा, तो उसने किसको ब्लेम, किसको दोषी ठहराया उनके टीचर ने? तो देखो, पहले तो उनके पेरेंट्स को और दूसरा फिर खुद को भी दोषी ठहराया। ठीक है। तो दो लोगों का आपको नाम लिखना पड़ेगा। इसके फर्दर अगर आपको रीजंस बताने हैं तो आप बता सकते हैं पेरेंट्स चाहते थे कि फ्रांस पढ़े लिखे नहीं बल्कि फार्म और मिल्स में काम करके घर के लिए थोड़ा और पैसा कमा ले। ठीक है। ये चीज़ उनकी जनरल टेंडेंसी उस समय, पुराने समय में ये जनरल टेंडेंसी हुआ करती थी लोगों की, वो पढ़ने पे ज़्यादा उतना फोकस नहीं करते थे। ठीक है। दूसरा जो उनकी टेंडेंसी हुआ करती थी, आज भी बहुत जगह ऐसा है, तो ये हमें नहीं करना है, ये गलत चीज़ है। ठीक है। पढ़ाई इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद हमें जो करना है कि सॉरी हमें कुछ नहीं करना, हमें पढ़ना है ये, ठीक है। उसके बाद जो फ्रांस के टीचर थे उन्होंने दूसरा अपने आप को दोषी ठहराया कि मैं खुद भी इसके लिए उतना ही बराबरी से दोषी हूँ, ठीक है। कैसे दोषी हूँ कि मैंने कई बार अपने फ्लावर्स को पानी देने के लिए भेज दिया था, ठीक है, जबकि मुझे तुम्हें ऐसा ना करके पढ़ने के लिए कहना चाहिए, अपने लेसन्स को याद करने के लिए कहना चाहिए था। और दूसरी बात, तुम ही बताओ, क्या जब भी मुझे फिशिंग जाने का मन नहीं था, क्या मैंने तुम्हें कंप्लीट हॉलीडे नहीं दे दिया था ना? तो ऐसा भी मैंने ही गलत किया, मैंने तुम्हारी पढ़ाई को कंप्रोमाइज़ किया अपनी मज़े के लिए, अपनी फिशिंग के जाने के लिए, तो ये मेरी भी गलती उतनी है, ठीक है। तो इसने दोनों लोगों को बराबरी से ब्लेम किया, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17, डिस्क्राइब एम हेमल कमेंट्स ऑन फ्रेंच लैंग्वेज। एम हेमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या क्या कमेंट किए। देखिए, एम हेमल ने फ्रेंच लैंग्वेज को मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज बताया, क्लेवरेस्ट लैंग्वेज बताया, मोस्ट, और ये सब देखिए पॉइंट्स हैं, इसके बारे में आप अपना अलग से मेंशन कर सकते हैं। जैसे मोस्ट ब्यूटीफुल कहा उन्होंने, तो इसको एक लाइन में भी बोल सकते हैं। अगर थोड़ा सा ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है तो कई लाइन्स में बता सकते हैं, अलग अलग बता सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इसके बाद थ्रेड ऑफ पैट्रियोटिज्म फॉर फ्रेंच पीपल, एक पैट्रियोटिज्म सभी को जोड़ लेने के लिए, थ्रेड ऑफ यूनिटी, सेंस ऑफ यूनिटी फॉर फ्रेंच पीपल, ऐसा उन्होंने बताया। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद ही बोला कि आप फ्रेंच हैं अगर, तो आपको फ्रेंच लैंग्वेज तो बहुत अच्छे से आनी चाहिए, तो आप कैसे अपने आप को फ्रेंच कह सकते हैं। दूसरी बात उन्होंने कही, की टू प्रेजेंट, फ्रेंच लैंग्वेज को उन्होंने की टू प्रेजेंट कहा, एम एम एल ने, उनके टीचर ने। किन लोगों के लिए? एनस्लेव्ड लोगों के लिए। एनस्लेव्ड यानी कि जो लोग गुलाम बन चुके हैं। एनस्लेव्ड पीपल ऑफ एल्सेस एंड लोरेन, एल्सेस एंड लोरेन के एनस्लेव्ड पीपल के लिए उन्होंने कहा कि ये की है आपकी गुलामी की, आपकी इस जेल की जो है ये चाबी बन सकती है फ्रेंच लैंग्वेज। जो लोग जुड़े रहते हैं अपनी मातृभाषा से वो आसानी से आज़ाद हो जाते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। Why did France understood the grammar lesson so well that day? उस दिन ऐसा क्या हुआ कि फ्रांस, जब उनके टीचर ने ग्रामर की बुक खोल करके ग्रामर पढ़ाई, तो उसने ऐसा क्या हुआ कि बहुत अच्छे से उसको समझ में आ गया। तो पहली चीज़, उसने उसको बहुत ध्यान से पढ़ा, उस दिन बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ा, ठीक है, इसलिए उसको बहुत अच्छे से समझा। दूसरी बात, उनके टीचर भी थे, बहुत पेशेंटली समझा रहे थे उन चीज़ों को, लेकिन साथ ही साथ वो उस समय इतना ज़्यादा इमोशनल हो गए थे उन चीज़ों को लेकर के कि वो सब कुछ ही पढ़ा देना चाहते थे एक ही दिन में। इतना अच्छे से पढ़ा रहे थे, बार बार पढ़ा रहे थे और सब कुछ पढ़ा देना चाहते थे, इस सेंस के साथ पढ़ा रहे थे, क्योंकि उस दिन आखिरी दिन था, वो लास्ट क्लास थी उनकी। तो इस वजह से वो बहुत अच्छे से उनको समझ में आई, क्योंकि उनका टीचर बहुत अच्छे से पढ़ा रहे थे, प्लस उन्होंने खुद भी कभी इतना अच्छे से कॉन्सेंट्रेट नहीं किया था जितना वो उस दिन कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे, ठीक है। वॉट वॉज राइटर्स इमेजिनेशन अबाउट न्यू कॉपीज़ फॉर राइटिंग। राइटर की इमेजिनेशन क्या है उस न्यू कॉपीज़ को देखकर। जो न्यू कॉपीज़ जिस पे मैंने आपको अभी बताया था छोटे शॉर्ट वर्ड्स में कि फ्रांस अल्सेस लिखा हुआ था, तो राइटर की इमेजिनेशन है, या वो कह लें कि उस बच्चे की इमेजिनेशन है, फ्रांस की इमेजिनेशन है कि वो फ्लैग्स थे, वो केवल एक कॉपीज़ नहीं थे, वो फ्लैग्स थे जो हमारे पैट्रियोटिज्म को शो कर रहे थे, हमारी फ्रेंच लैंग्वेज को शो कर रहे थे। और दूसरा, उसने उस फ्लैग को ऐसे ही नहीं इमेजिन किया, उसके साथ रॉड्स, जिस रॉड्स पे फ्लैग टांगे जाते हैं, हॉइस्ट किए जाते हैं, उनको भी इमेजिन किया साथ साथ, कि ये ऐसे केवल पड़े हुए, ज़मीन पे पड़े हुए फ्लैग नहीं हैं, ये रॉड पे लगे हुए फहराते हुए झंडे हैं हमारे देश के, ये किताबें नहीं हैं, ठीक है। ये राइटर की या उस फ्रांस नाम के बच्चे की इमेजिनेशन है उन नई कॉपीज़ को देख करके। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डिड ऑथर इमेजिन आफ्टर सीइंग पिजन्स। पिजन्स को देखने के बाद ऑथर ने क्या इमेजिन किया, ऑथर को ऐसा क्या नई चीज़ लगी उनको देखकर, या उसने क्या सोचा। कहा तो फ्रांस के मन में ये चीज़ आई, या ऑथर के मन में ये चीज़ आई कि जिस तरह से प्रशियन लोग हमारे ऊपर फोर्सफुली हमारी फ्रेंच लैंग्वेज को हटा के जर्मन लैंग्वेज, जो हमारी अपनी लैंग्वेज नहीं है, जो हमारी मातृभाषा नहीं है, उसको इम्पोज कर रहे हैं, तो क्या ये पिजन्स पर भी अपनी मातृभाषा को इम्पोज कर देंगे, जर्मन को इम्पोज कर देंगे, और कहेंगे कि इनको भी फोर्सफुली जर्मन में उनकी आवाज़ निकलवाएंगे। क्या ऐसा करेंगे ये लोग? क्या इतने बुरे हैं लोग? तो ये सब कुछ सीन देखने के बाद उनके मन में ये सब विचार आ रहे थे,
ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपने, क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट डिड एमएमएल डिड ड्यूरिंग राइटिंग क्लास? राइटिंग क्लास के दौरान एमएमएल क्या कर रहे थे? ठीक है, तो आपको याद होगा कि जब भी वो बच्चा ऊपर देखता था, वो अपना लिख रहा था बहुत शांति से, और जब भी वो ऊपर देखता था तो एमएमएल को एक बार ज़रूर देख लिया करता था। तो उसने देखा था कि वो अपने क्लासरूम की, छोटे से स्कूल रूम जो था उनका, उसकी हर एक चीज़ को बड़े ध्यान से देख रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देख रहे हैं यानी गेज कर रहे हैं। ठीक है, गेज करना मतलब बहुत ध्यान से एक एक चीज़ को याद करते हुए देखना। पहले एक चीज़, फिर दूसरी चीज़, ऐसे करके देख करके याद करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये कर रहे थे एमएमएल राइटिंग क्लास के दौरान। ठीक है, व्हाट वर द चेंजेस दैट अकर्ड ड्यूरिंग 40 ईयर्स? 39 साल जब तक वो टीचर पढ़ा रहे थे। ठीक है, हम किन 40 साल की बात कर रहे हैं? वो 40 साल जब तक उनके टीचर पढ़ा रहे थे, इन बच्चों को पढ़ाते रहते थे। हर साल हर नए बैच के बच्चों को, नए बच्चों को, ठीक है, लेते जाते थे, पढ़ाते जाते थे। तो वो 40 साल में क्या क्या डिफरेंस आया? देखिए, पहले तो मैंने आपको एक चैप्टर में भी एक्सप्लेन किया है, अभी फिर से बता रहा हूँ कि डेस्क और बेंचेस जो थे वो बच्चों के, जैसे जैसे उसमें काम करते रहते हैं बच्चे, तो उसके साथ घिस घिस के स्मूथ हो गए थे काम करके उसमें। ठीक है, तो डेस्क आप भी जानते हैं कि जब भी कोई लकड़ी की डेस्क पे आप काम करें तो अगर खुरदुरी भी हो तो समय के साथ वो स्मूथ होती चली जाती है। दूसरी चीज़, वॉलनट ट्रीज, वॉलनट यानी अखरोट के पेड़, वो अब बड़े हो गए थे, काफ़ी लंबे हो गए थे, जिन्होंने बहुत छोटे से बोए थे उनके टीचर ने। ठीक है, उसके बाद हॉप वाइन की फ़ोटो मैंने आपको अपने चैप्टर में दिखाई थी। क्या है ये, कैसे प्लांट है, उसको वाइन क्यों कहते हैं, ये कैसे चढ़ता है, ये सब चीज़ मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दिया था। तो वो जो था वो विंडोज से लेकर रूफ, ये रूट नहीं है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये रूट मत समझ लीजिएगा कोई, ये रूफ है एफ। ठीक है, प्लीज़ बिहेव विथ माई राइटिंग, सॉरी। ठीक है, तो ये रूफ है, विंडोज से लेकर रूफ तक पहुंच गए थे। ठीक है, सॉरी अगर आपको मेरी राइटिंग ना समझ में आ रही हो। ठीक है, मैं इसीलिए हर चीज़ को बहुत ढंग से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बहुत ढंग से बोल दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट वाज एमएमएल सिस्टर डूइंग ड्यूरिंग दैट क्लास? उनकी जो सिस्टर थी, एमएमएल की जो सिस्टर थी, वो उस क्लास के दौरान क्या कर रही थी? तो पहली चीज़ देखिए, वो ऊपर जो उनका 2 फ्लोर का रूम था, 2 फ्लोर का उनका घर था, उसके ऊपर वाले रूम में थी वो, और बार बार रूम के अंदर और बाहर जा आ रही थी। ऐसा क्यों कर रही थी, उसका क्या कारण था? क्योंकि वो ट्रंक को पैक कर रही थी। उस समय मैंने आपको बताया था ट्रंक यूज़ किया जाता था सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए। वहाँ से वो एक दिन बाद देश छोड़ करके जा रहे थे एमएमएल, तो उसके लिए सारा सामान वो पैक कर रही थी, जिसके लिए उन्हें बार बार रूम के अंदर और रूम के बाहर जाना पड़ रहा था सामान लेने के लिए। ठीक है, ये कर रही थी उनकी सिस्टर ड्यूरिंग द क्लास। ठीक, उनके सामने नहीं, ऊपर वाले रूम में। उसके बाद व्हाट डिड एमएमएल डिड टिल वेरी लास्ट? उस जो एमएमएल थे वो उन्होंने एंड तक किस चीज़ को करते रहे? बहुत करेजियस थे, उनको इतना कुछ भी लग रहा था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने सारी लेसन्स पढ़ी। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको क्वेश्चन जो है अलग फॉर्म में भी, और भी मेरे जो क्वेश्चन हैं उनको अलग फॉर्म में भी दिया जा सकता है, कोई 2 क्वेश्चंस को मिक्स करके भी दिया जा सकता है। बहुत बेसिक से क्वेश्चन है जिनको आप मिक्स करके लिख सकते हैं, अलग अलग करके लिख सकते हैं। ठीक है, इनको क्लब करके या 3-4 क्वेश्चन को मिला करके एक जगह आंसर लिख सकते हैं। तो ये है कि ये, और लैंग्वेज चेंज हो सकती है क्वेश्चंस की, तो वो आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, ही हर्ड लेसन्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स टिल वेरी लास्ट। उन्होंने सभी बच्चों के लेसन सुने, केवल फ्रांस को जैसे उन्होंने बुलाया था उनका लेसन सुनने के लिए, उस तरह से सभी बच्चों का एक एक करके उन्होंने लेसन सुना एमएमएल ने। ठीक है, एंड तक। इतना मतलब उनको काफ़ी दुख था इन चीज़ों का कि उनका ट्रांसफ़र हो गया है, या उनको अब देश छोड़ कर जाना पड़ेगा हमेशा हमेशा के लिए। उनका फ्रेंच लैंग्वेज ख़त्म हो गई है, उनको यहाँ से जो पढ़ाते थे, ये अपना घर छोड़ करके जाना पड़ेगा। तो वो चीज़ों का दुख के बावजूद उन्होंने अपनी ड्यूटी से मुंह नहीं मोड़ा, उन्होंने अपनी पूरी ड्यूटी कंप्लीट की, और इसके बाद इवन उन्होंने पूरा सभी बच्चों का लेसन्स भी सुना। ठीक है, वॉट डिड बेबीज डिड ड्यूरिंग द हिस्ट्री क्लास ऑफ फ्रांस? जब फ्रांस की हिस्ट्री क्लास शुरू हुई तो बेबीज ने क्या किया? तो बेबीज क्या कर रहे थे उस वक्त? आपको मैंने बताया था वोवेल्स लर्न कर रहे थे, बा बी बी बो बू, ए ई आई ओ यू जो उनका होता है उस तरह से। और कैसे याद कर रहे थे? रिपीटिशन से, रिसाइट कर करके, बार बार बोल के। यूनिसन आपको पता है ना, एक साथ बोल के सभी बच्चे, तो वो उस तरह से पढ़ के बोल रहे थे। ठीक है, वॉट डिड, क्वेश्चन नंबर 28, वॉट डिड ओल्ड हॉजर डिड ड्यूरिंग हिस्ट्री क्लास? हिस्ट्री क्लास के दौरान ओल्ड हॉजर ने
क्या किया या वो क्या कर रहे थे। तो सबसे पहले जैसे हिस्ट्री की क्लास शुरू हुई, आगे मैंने बताया बच्चे जो थे वो वोवेल्स याद कर रहे थे। तो ओल्ड हॉजर ने सबसे पहले स्पेक्टिकल्स पहने, अपना प्राइमर हाथ में पकड़ा। ये यहाँ पे आप याद देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट चीज़, लर्न वोवेल्स, बच्चे जो थे वो वोवेल्स लर्न करें, मैंने अंडरलाइन नहीं किया था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें हॉजर जो थे वो अपने प्राइमर को उठाया, अपना स्पेक्टिकल्स जो प्राइमर के ऊपर रखा था उसको पहना, और उसके बाद वोवेल्स जो बेबीज बोल रहे थे, छोटे बच्चे जो वोवेल्स तेज से रिपीट कर रहे थे, उसके साथ साथ चैंटिंग करने लगे, उसके साथ साथ बोलने लगे। और इवन जब इन्होंने देखा, फ्रांस ने जब ओल्ड हॉजर को देखा तो रो रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे, ठीक है। इस सब कुछ के बाद जब उन्हें बहुत दुख हो रहा था कि टीचर अब हमारे जा रहे हैं हमें छोड़ करके हमेशा से, ठीक है, तो वो उनको दुख भी हो रहा था। इवन वो बहुत फ़नी भी लग रहे थे, इसलिए फ़नी लग रहे थे क्योंकि वो रो भी रहे थे, वो बच्चों की तरह वोवेल्स भी रिपीट कर रहे थे। ये सब देख के बड़ा फ़नी लग रहा था ये। आप चाहे तो इस पॉइंट को मत लिखिएगा, लुक्ड फ़नी, ये तो मैंने आपको केवल वो चीज़ थोड़ा सा याद कराने के लिए पॉइंट बता दिया कि बहुत फ़नी लग रहे थे। लेकिन ऑथर कहे कि हम नहीं हंसे, हम हंस भी नहीं सकते थे, हमें उस वक्त हंसी भी आ रही थी, लेकिन हमें भी उतना ही रोना आ रहा था जितना उनको रोना आ रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एक्चुअली ये हमारा एक लॉन्ग आंसर के फॉर्म में भी हमसे पूछा जा सकता है। एक सीरीज ऑफ इवेंट्स थे एंड में जो हुए वो हमको याद रखने होंगे, इस सीरीज में याद रख के बेटर होगा, ठीक है। वॉट हैपेंड व्हेन स्कूल एंडेड, जब स्कूल ख़त्म हुआ तो क्या हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले स्कूल ख़त्म होते ही जो मैंने बताया था आपको, जो रिंग हमारे यहाँ बेल बजती है, बेल बजाया जाता है, कहीं से कोई बजाता है, वहाँ पे जो चर्च क्लॉक जैसे ही 12 o'clock होता था तो वहाँ पे स्ट्रक होती थी चर्च की बेल्स, ठीक है। तो वहाँ पे उनका उस तरह से छुट्टी मान ली जाती थी कि अब स्कूल एंड हो गया। तो चर्च क्लॉक में जब 12 बजते थे तो इस तरह से छुट्टी हो जाती थी। उसके बाद क्या हुआ, बच्चों ने एंजलस गाया। एंजलस जैसे उनका होली प्रेयर होती है, ठीक है, हमारा जैसे बहुत सारे स्कूल में अलग अलग भी होता है, तो मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, लेकिन उनके स्कूल में जो था एंजलस था, ठीक है। ये एंजलस उन्होंने गाया सभी बच्चों ने। इसके बाद जो प्रशियंस हैं, प्रशियन सोल्जर्स, ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ये प्रशियंस लिखिए, ठीक है, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप प्रशियन सोल्जर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उस समय ड्रिल से लौट रहे थे, तो उनका जो ट्रम्पेट का साउंड था वो बहुत आसानी से सुना जा सकता था, ठीक है, बहुत कोई भी आसानी से उसको सुन सकता था, उनके ट्रम्पेट्स का साउंड, तो वो भी सुनाई दे रहा था। फिर MML, जैसे ही उनको ये चीज़ सुनाई दी तो वो एकदम खड़े हो गए, बहुत डरे हुए थे वहाँ पे, ठीक है। ये सुन करके वो खड़े हो गए और उसके बाद उन्होंने कुछ कहना चाहा। क्या कहना चाहा, उन्होंने कहा कि माई फ्रेंड्स आई, और उसके बाद वो बोल नहीं पाए, चुप हो गए डर के मारे, और डर से ज़्यादा उस दुख के मारे, उस ग्रीफ के मारे जो उनके अंदर था, उनको अंदर से खा रहा था वो दुख। तो वो चीज़ जो थी, जो मुझे सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ेगा, इस चक्कर में वो कुछ बोल ही नहीं पाए। लेकिन उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई, एक चौक ली और विव ला फ्रांस ये लिख दिया बड़ा बड़ा बोर्ड पे, ठीक है। ये क्यों लिखा आप जानते हैं, विव ला फ्रांस का मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। ये उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे बड़ा बड़ा लिखा, अपने देश की पैट्रियोटिज्म अपनी शो करते हुए ये उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया, ठीक है। और फाइनली वो बोलना चाह रहे थे, उस वक्त भी कुछ बोलते, लेकिन वो बोल नहीं पाए, और उन्होंने केवल एक जेस्चर कर दिया, हाथ से एक इशारा कर दिया कि बच्चों स्कूल ख़त्म हो चुका है, अब आप जा सकते हो। तो ये थी हमारे 27 क्वेश्चन। अब देखिए ये जो था बहुत ही थोड़ा सा अलग मैंने इस तरह से किया, क्योंकि आप भी जानते हैं कि ये 27 क्वेश्चन की सीरीज एकदम चैप्टर के थ्रू ली गई है। इस तरह से मैंने प्रिपेयर किया कि आपको पूरा चैप्टर भी रिवाइज हो जाए, प्लस आप अगर चाहें तो इसको बार बार रिवाइज कर सकें, इसको लिख सकें और पूरा चैप्टर भी कवर हो जाए। प्लस अगर आपको लॉन्ग आंसर्स लिखने हैं तो भी आपको बहुत इससे आसानी होगी जब आप छोटी छोटी चीज़ों से बनाते हैं। जैसे छोटी छोटी चीज़ों से बिल्ड करना चीज़ें आसान होती है, तो मैंने बहुत आसानी से आपको प्रेजेंट कर लिया। आप इसको रिवाइज करिए, और ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप चैनल से जुड़े रहिए, आपको आगे भी इसी तरह के कंटेंट प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक यू।